हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये जो हमारी यूनिट 7 चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की, उसका नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बॉटनी का मेगा स्पोरोजेनेसिस। इससे पहले हमने देखा था मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, और उससे भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब मेगा स्पोर्स कैसे बनते हैं, फिर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। ये सारी प्रोसेसेस आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे डेफिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जो मेगा स्पोर मदर सेल्स बनते हैं उनसे मेगा स्पोर का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोर्स अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, उनमें चेंजेस होके डिवाइड होके उनमें उससे बनेगा एक एम्ब्रियो सैक, जिसमें प्रेजेंट होगा एग, और एग के साथ काफ़ी सारे सेल्स जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक या एग एपरेटस। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये होगी डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। अब हम आगे देखेंगे इसमें। At a very early stage of the ovule development, a subepidermal cell at the apex of the nucellus differentiates at archisporial initial। तो जब बहुत अर्ली स्टेज होता है ओव्यूल के डेवलपमेंट में, तो एक सब एपिडर्मल सेल जो कि न्यूसेलस के अपेक्स पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है और अर्किस्पोरी इनिशियल बनाती है। अर्किस्पोरियल इनिशियल, जो कि अर्किस्पोरियल सेल बनाएंगे आगे चल के। It is distinguishable from the other cells by its conspicuous large size, dense cytoplasm and prominent nuclei। तो जो बाकी सेल्स हैं उनसे इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसका एक लार्ज साइज होगा, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा और न्यूक्लियाई इसका प्रोमिनेंट होगा, मतलब इजीली दिखाई देगा। तो ये उन बाकी सेल्स से अलग दिखाई देगा। क्या? अर्किस्पोरियल इनिशियल। इन टेनिन्यूसलेट ओव्यूल्स द अर्किस्पोरियल इनिशियल डायरेक्टली फंक्शंस एज मेगास्पोर मदर सेल्स। जो टेनिन्यूसलेट ओव्यूल्स होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या होते हैं, कौन से टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। तो उनमें अर्किस्पोरियल इनिशियल डायरेक्टली फंक्शन करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। लेकिन जो क्रैशिन्यूसलेट ओव्यूल्स होते हैं, उन सेल्स में जो अर्किस्पोरियल इनिशियल होगा उसमें डिवीजन होगा। But in crassulated ovules, this cell divides by a periclinal wall forming an outer primary parietal cell and an inner primary sporogenous cell. The later functions as megaspore mother cell. तो crassulated ovules में जो अर्किस्पोरियल इनिशियल होगा उसमें डिवीजन होगा, और एक प्राइमरी पैराइटल सेल जो कि आउटर होगा, और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो कि इनर होगा, अंदर की तरफ होगा। इस तरह से दो सेल्स बनेंगे, और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होगा वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करेगा। और टेनियोनिशियलेट में ओव्यूल्स में क्या होगा, जो अर्किस्पोरियल इनिशियल होगा वो डायरेक्टली फंक्शन करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। तो ये डिफरेंस हो गया। द मेगास्पोर मदर सेल इज द लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो लास्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। इट अंडरगोज अ रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है? मियोसिस। तो ये मियोसिस में जाता है टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, और ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना लेता है। एज बोथ द डिविजन्स ऑफ द मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रांसवर्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द न्यूसेलस, ए लीनियर टेट्राड ऑफ द मेगास्पोर्स इज फॉर्म। जैसा कि दोनों डिवीजन्स होते हैं मियोसिस के, क्योंकि मियोसिस 1 और 2 दोनों इस तरह से कंप्लीट होता है, वो ट्रांसवर्स होते हैं, तो लॉन्ग एक्सिस में न्यूसेलस के लॉन्ग एक्सिस पे एक लीनियर टेट्राड बन जाता है मेगास्पोर का। बट इन सम स्पीसीज लाइक यक्का, ओनली 1 सेल ऑफ द डायड फॉर्म्ड बाई मियोसिस फर्स्ट अंडरगोज सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, एंड एज अ रिजल्ट ओनली 3 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। लेकिन कुछ स्पीसीज में, जैसे कि यक्का, केवल एक सेल जो कि मियोसिस फर्स्ट से बना, और डायड का जो एक सेल होता है वही म्यूटिक डिवीजन में जाता है, और 3 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। मतलब जैसे 4 सेल बनने थे, वहाँ पे 3 सेल बने और 3 मेगास्पोर बन जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टी शेप्ड और इन्वर्टेड टी शेप्ड टेट्राड। तो ये बनाता है टी शेप्ड टेट्राड या इन्वर्टेड टी शेप्ड, उल्टी टी का शेप का जो टेट्राड होता है वैसा टेट्राड बनाता है। लीनियर टेट्राड नहीं बनता इसमें। ऑफ 4 मेगास्पोर्स ऑफ अ टेट्राड, ओनली द लोएस्ट chalazal is functional and forms female gametophyte. The remaining 3 megaspores degenerate and are used up as a nutrition by the functional megaspore। तो जो 4 मेगास्पोर बनेंगे
उनमें से जो लोएस्ट, जो सबसे नीचे की तरफ का होगा, जो चलाजल एंड की तरफ का होगा मेगास्पोर, सिर्फ वही फंक्शनल होगा और फीमेल गैमेटोफाइट की तरह वही एक्ट करेगा, उसी का फंक्शन होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। और बाकी जो ऊपर के 3 होंगे वो मेगास्पोर 3 डीजनरेट हो जाएंगे और न्यूट्रिशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, अपना न्यूट्रिशन का रोल निभाएंगे। जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम एक स्कीमेटिक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा और आगे हम क्या देखने वाले हैं। आर्किस्पोरियल इनिशियल, ये बन जाएगा ओब्यूल में। जब ओब्यूल का इनिशियल डेवलपमेंट हो रहा होगा तो आर्किस्पोरियल इनिशियल बन जाएगा, फिर वो डिफ्रेंशिएट करेगा और आर्किस्पोरियल सेल बना लेगा। उस आर्किस्पोरियल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और बन जाएगा ये किसी किसी प्लांट में जिनमें टेनी न्यूशिलेट ओब्यूल्स होते हैं, उन प्लांट्स में ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन कर सकता है आर्किस्पोरियल सेल, और कुछ में इसमें डिवीजन होगा जो कि क्रेशिन्यूशिलेट ओब्यूल्स होते हैं, उनमें डिवीजन होगा। तो डिवीजन होके बनाएंगे ये प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब स्पोरोजेनस सेल बन जाएगा, उसमें म्यूसिस होगा, उस प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में म्यूसिस होगा और म्यूसिस होके 4 सेल्स बन जाएंगे। म्यूसिस के रिजल्ट में 4 सेल्स ही बनते हैं नॉर्मली, तो 4 सेल बनेंगे, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे 4। और उन 4 हैप्लॉइड सेल्स में जो 3 सेल्स होंगे अपर 3 सेल्स वो डीजनरेट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये अपर 3 सेल्स होंगे, ऊपर के 3 सेल्स डीजनरेट, और ये लास्ट वाला है वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा और एक मेगास्पोर की तरह फंक्शन करेगा। अब हम यहाँ तक इतना पढ़ चुके हैं, ये 4 जो स्टेप्स हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। अब इसी में आगे नेक्स्ट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे और ये 3 माइटोसिस डिवीजन के रिजल्ट में 8 सेल स्टेज बन जाएगी और उसमें ही फिर सेल्स का रीऑर्गेनाइजेशन होके एक क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, जिनमें कई टाइप्स के सेल्स होंगे, जिनमें होंगे सिनर्जिड्स और एग, 2 सिनर्जिड, 1 एग, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस और 3 एंटीपोडल सेल्स। तो ये बन जाएगा आगे का डेवलपमेंट, जो कि हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। यहाँ तक हम देख चुके हैं, हम यहाँ से देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द फंक्शनल मेगास्पोर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल रिप्रेजेंट करता है। इट इज मोस्टली चलाजल एंड ग्रोज मेनली अलोंग द माइक्रोपाइल चलाजल एक्सिस। ये चलाजल एंड की तरफ होता है मोस्टली और ग्रो करता है किस तरफ, माइक्रोपाइल और चलाजल एक्सिस के अलोंग। एज द फंक्शनल मेगास्पोर ग्रोज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर इन इट्स साइटोप्लाज्म which later join together to form a large vacuole। जैसा कि फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो करता है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल नज़र आते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, जो कि आगे चल के ज्वाइन कर जाते हैं और एक लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं, जुड़ के लार्ज बड़ा वैक्यूल बना लेंगे। द न्यूक्लियस अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियस होगा इसका, इस सेल का जो कि हैप्लॉइड है, वो भी माइटोटिक डिवीजन्स में जाएगा और 8 न्यूक्लियाई बना लेगा, 8 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे। सबसिक्वेंटली दीज न्यूक्लियाई आर रीऑर्गेनाइज्ड, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच ग्रुप एट अ पोल माइग्रेट्स टू द सेंटर ऑफ द सेल। तो जैसा कि फिर इनमें चेंजेस होंगे, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, रीऑर्गेनाइज्ड एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वो न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस दोनों तरफ से पोल की तरफ माइग्रेट कर जाता है, पोल से सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। तो सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। दीज 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। तो इन्हीं न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। द 3 न्यूक्लियाई लेफ्ट एट द चलाजल एंड आर सराउंडेड बाई बॉल्स एंड फॉर्म एंटीपोडल्स। और जो 3 न्यूक्लियाई बच जाते हैं चलाजल एंड पे, वो बॉल्स से सराउंड कर लिए जाते हैं, उसमें बॉल फॉर्मेशन हो जाता है उनके आसपास और एंटीपोडल्स बनाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, एंटीपोडल्स चलाजल एंड पे, एंटीपोडल्स सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हो गए 5 न्यूक्लियाई यहाँ पे डिवाइड हो गए। ऑफ द 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द माइक्रोपाइल एंड 1 सर्व एज एग और फीमेल गैमेटोफाइट एंड अदर 2 सर्व एज सिनर्जिड। तो अब जो 3 न्यूक्लियाई बचे माइक्रोपाइल एंड पे, उनमें एक फंक्शन करेगा एग या फीमेल गैमीट की तरह और 2 फंक्शन करेंगे सिनर्जिड्स की तरह, 2 बना लेंगे सिनर्जिड। दीज 3 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एग एपरेटस। और ये 3 जो इकट्ठे सिनर्जिड और एग सेल होंगे उनको बोला जाता है एग एपरेटस। तो ये हमने देख लिया किस तरह से सेल रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे और कौन कौन से सेल बना लेंगे। अब हम आगे देखेंगे
द होल स्ट्रक्चर विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल्स एंड 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स इज द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल्स हैं और एक एग है और 2 सिनर्जिड्स हैं एग के साथ, उसको हम बोलते हैं मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक। क्या होता है एम्ब्रियो सैक? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल, एक एग और 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। Since this type of embryo sac develops from a single megaspore and has 8 nuclei, it is called monosporic 8 nucleate embryo sac or polygonum type of embryo sac which is most common। क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक किससे डेवलप हुआ है? एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है और 8 न्यूक्लियाई इसमें, तो इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक, मतलब एक स्पोर सेल से बना है, एक मेगास्पोर से बना है, तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लियस में 8 न्यूक्लियाई है उसमें, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। या इसको बोला जाता है पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि ये पॉलीगोनम में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो इसको बोला जाता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो कि मोस्ट कॉमन है प्लांट फैमिलीज में, एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन है। अब हम जो पढ़ चुके हैं उसको हम देखेंगे कैसे डायग्राम के फॉर्म में किस तरह से डिवीजन हुए। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में क्या क्या डिवीजन्स होते हैं। तो ये 4 मेगास्पोर बन चुके थे, उनमें जो ऊपर की 3 है वो डिजनरेट हो जाएंगे, ये डिजनरेट होते हुए शो करे गए हैं, ये फंक्शनल मेगास्पोर की तरह एक्ट करेगा। अब उसमें ये ऊपर 3 डिजनरेट इस वाले में भी दिखाई दिए गए। अब इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। अब ये माइटोटिक डिवीजन से 2 बना लिए इसने, ये हो गया फर्स्ट माइटोसिस। अब इसके बाद ये हमें इसमें फिर से डिजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 सेल स्टेज है, फिर यहाँ पे ये 2 इनमें डिवीजन होगा और ये बन जाएगा एक 4 सेल स्टेज। इसमें इन दोनों न्यूक्लियस में जो हमने यहाँ पे देखे थे इनमें डिवीजन होगा और ये 4 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। अब इसके बाद इन चारों में डिवीजन होंगे तो 8 सेल्स बन जाएंगे, तो ये बन गए 8 सेल्स और फिर ये रीऑर्गेनाइज होके इस तरह से बना लेंगे सिनर्जिड्स और एग, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये 3 एंटीपोडल सेल्स। तो ये हो गई स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये हमने डायग्राम के फॉर्म में देख ली। तो हमने देख लिया एम्ब्रियो सैक किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। तो अब हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो चलो देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, 3 टाइप के एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं कि ये कितने सेल से इनिशिएट हुआ है। जैसे मोनोस्पोर तो सिंगल सेल से बनेगा, बाइस्पोरिक इसका डेवलपमेंट होगा 2 सेल से और टेट्रास्पोरिक तो 3 सेल से, 4 सेल से। अब हम देखेंगे सबसे पहले मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब ये जो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक हमने देख लिए, इनमें भी फर्दर डिविजन्स हैं, तो हम चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक से। ए मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर एंड एज सच ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक आर जेनेटिकली अलाइक। एक मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है एक सिंगल मेगास्पोर से, जैसा कि हम लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हुआ था वो एम्ब्रियो सैक, तो वही वाला एम्ब्रियो सैक है ये मोनोस्पोरिक। तो उसमें सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो जेनेटिकली अलाइक होते हैं, क्योंकि एक ही सेल से बन रहे हैं वो, तो सेम होंगे जेनेटिकली। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक्स आर ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। अब जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होते हैं उनके भी ये फॉलोइंग 2 टाइप्स के होते हैं, तो देखते हैं। नंबर फर्स्ट है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट और पॉलीगोनम टाइप। मोनोस्पोरिक तो है लेकिन 8 न्यूक्लिएट है, या उसको हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम द चलाजल मेगास्पोर। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है वो डेवलप करता है चलाजल मेगास्पोर से, जो चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है मेगास्पोर, ये उससे डेवलप करता है। इट्स न्यूक्लियस डिवाइस थ्राइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। तो इसका जो फर्स्ट सेल का न्यूक्लियस होता है वो 3 बार डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन, और 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं उसमें। दिस टाइप इज जनरली रेफर टू एज नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये नॉर्मल टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है और ये मोस्टली यही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप एज इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड इन पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम बाय स्ट्रेसबर्गर 1879। तो ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम में स्ट्रेसबर्गर के द्वारा, तो इसको नाम भी दे दिया पॉलीगोनम टाइप। तो ये आप समझ गए होंगे, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट और पॉलीगोनम टाइप। अब नेक्स्ट देखेंगे हम
मोनोस्पोरिक का सेकंड टाइप मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट और इनोथीरा टाइप। तो जो मोनोस्पोरिक होगा लेकिन उसमें 4 न्यूक्लियाई होंगे, इसको हम बोलते हैं इनोथीरा टाइप। दिस टाइप ऑफ एमनियो सैक यूजुअली डेवलप्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। जो इस टाइप का एमनियो सैक होता है वो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से डेवलप होता है, और जो 8 न्यूक्लिएट वाला देखा था हमने वो चलाजल मेगास्पोर से डेवलप होता है। द मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस एंड फॉर्म्स ओनली 4 न्यूक्लियाई ऑफ दिस 3 ऑर्गेनाइज इनटू एग एपरेटस एंड द फोर्थ फंक्शन इन पोलर न्यूक्लियस। तो इसमें एंटीपोडल्स नहीं बनते हैं। तो जो मेगास्पोर न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन हो जाते हैं, 2 डिवीजन और बन जाते हैं 4 न्यूक्लियाई, और उन 4 में से जो 3 होते हैं वो एग एपरेटस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग, और जो 4th होता है वो पोलर न्यूक्लियस की तरह फंक्शन करता है। तो 10 इनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डज नॉट हैव एनी एंटीपोडल्स। तो इसमें कोई एंटीपोडल्स सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली ओनेग्रेसी। तो ये कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है? ओनेग्रेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। अब सेकेंड टाइप देखेंगे हम, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। द बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम वन ऑफ द 2 डायाड्स फ्रॉम एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन म्यूसिस फर्स्ट ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। तो जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है वो डेवलप करता है, जो 2 सेल्स बने थे डायाड के उनमें ही डिवीजन होगा। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के रिजल्ट में डायाड बने थे, उनमें ही डिवीजन होगा और मेगास्पोर सेल मदर सेल बनेगा। वन सेल ऑफ डायाड डीजनरेट्स। तो जो एक सेल होता है डायाड का वो डीजनरेट कर जाता है। बोथ द न्यूक्लियाई ऑफ द फंक्शनल डायाड टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं उस फंक्शनल डायाड के वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक करवाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो 4 बनते थे म्यूसिस से, तो उसमें जो 4 सेल्स नहीं बनेंगे, सिर्फ 2 बनेंगे और दोनों में डिवीजन होगा और वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक में फंक्शन करेंगे। ईच न्यूक्लियस अंडरगोज विथ 2 माइटोटिक डिवीजन्स एंड एज सच द मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट। तो जो हर एक दो न्यूक्लियस हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, 2 माइटोटिक डिवीजन और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक्स होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एलियम टाइप और एंडीमॉन टाइप। तो ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना हमको, इनके सिर्फ हम नाम याद रख लेंगे, उतना ही काफ़ी होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। समटाइम्स म्यूटिक डिवीजन ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल इज नॉट accompanied by cytokinesis and hence all the 4 haploid nuclei lie in a single cell called a cenomegaspore। और कभी कभार क्या होता है, जो म्यूटिक डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल में वो उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, और इसी तरह से जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं वो एक सिंगल सेल में अरेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सीनोमेगास्पोर। मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए लेकिन उनका साइटोप्लाज्म एक ही बना रहा, उनमें काइनेसिस नहीं हुई, तो इसको बोला जाता है सीनोमेगास्पोर। एक सेल में अरेंज हो जाएंगे वो। ऑल द 4 न्यूक्लियाई ऑफ सीनोमेगास्पोर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं सीनोमेगास्पोर के वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक में पार्टिसिपेट करते हैं। वो 4 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे और एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो इस टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है वो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाता है, क्योंकि ये 4 सेल से बनता है। 4 सेल्स में डिवीजन होकर एम्ब्रियो सैक बनेगा। 4 सेल में 1 माइटोसिस हो जाएगा और 8 सेल्स बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब जो टाइप्स होते हैं एम्ब्रियो सैक, इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, इनको हम डिटेल में अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इतना ही काफ़ी है हमारे बीएससी के लेवल के लिए। तो एडोक्सा टाइप, प्लूमेगो टाइप, पीनियर टाइप, पेपेरोमिया टाइप, फ्राइटिलेरिया टाइप और प्लूमबैगुलर टाइप, ये टाइप्स होते हैं। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आए एग्जाम में, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो आप मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक लिख देना, इतना आपके लिए काफ़ी है। और इनके टाइप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके सिर्फ नाम याद रख लेना। अब हम जो एम्ब्रियो सैक पढ़ चुके हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेंगे। उसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, उनका क्या फंक्शन है। द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। द मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैज अ वेल डिफाइंड बाउंड्री एंड इट सराउंडेड बाय अ सेल्यूलोजिक बॉल। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री प्रेजेंट होती है और वो थिन सेल्यूलोजिक बॉल से घिरा हुआ रहता है। The mature embryo sac is a specialized unit with a variety of physiological and biochemical interactions between its constituent cell.
जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है जिसमें फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इंटरेक्शंस की वैरायटी प्रेजेंट होती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो सैक आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो सारे सेल्स होते हैं उसके एम्ब्रियो सैक के वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, किसकी हेल्प से? प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। अब हम जो एम्ब्रियो सैक है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कौन कौन से सेल प्रेजेंट हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी नाम देखे थे। अब हम इनके नाम के साथ फंक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले है एग सेल। द एग सेल अलॉन्ग विद द टू सिनर्जिड फॉर्म्स एग एपरेटस एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जो एग सेल होता है वो दो सिनर्जिड्स के साथ मिलके क्या बनाता है? एग एपरेटस बनाता है। किस एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे। जो एग सेल होगा वो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे दो सिनर्जिड्स के साथ मिलके एग एपरेटस बनाएगा। द एग सेल इज कनेक्टेड विद द सिनर्जिड्स एंड द सेंट्रल सेल बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो एग सेल होता है वो इस सिनर्जिड्स और सेंट्रल सेल से किस तरह से कनेक्टेड रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। अब नेक्स्ट देखेंगे सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स आल्सो नोन एज हेल्पर्स are attached to the micropylar end of the embryo sac by their pointed upper ends and their rounded lower end protrude into the embryo sac। जो सिनर्जिड्स होते हैं उनको हेल्पर्स भी बोला जाता है और ये अटैच्ड होते हैं माइक्रोपाइलर एंड्स के एम्ब्रियो सैक के। माइक्रोपाइलर एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके माइक्रोपाइलर एंड से अरेंज रहते हैं अपने पॉइंटेड अपर एंड के थ्रू, और जो उनका राउंडेड लोअर एंड होता है वो एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड करता है, मतलब धंसा हुआ रहता है। Synergids have generally a limited period of usefulness and they break down after fertilization। जो सिनर्जिड्स होते हैं उनका लिमिटेड पीरियड होता है यूजफुलनेस का, मतलब वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके जस्ट बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अब हम देख लेंगे फंक्शंस ऑफ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के फंक्शन क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज सीक्रेटेड बाय द फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ द सिनर्जिड्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग पोलन ट्यूब टुवार्ड्स द एम्ब्रियो सैक। तो जो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक की तरफ आएगी तो जो सब्सटेंसेस सीक्रेट करेंगे फिलीफॉर्म, इसमें एक फिलीफॉर्म एपरेटस भी होता है, वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करेगा, एक सब्सटेंस छोड़ेगा, वो अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक की तरफ। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस याद रखना, ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है, सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है, वो अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक की तरफ। दे फंक्शन एज ऑस्टेरिया एंड आर सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये ऑस्टेरिया की तरह भी फंक्शन करते हैं और जो न्यूट्रिशन होता है एम्ब्रियो सैक का उसमें हेल्प करते हैं। डीजनरेटेड सिनर्जिड्स फॉर्म सुटेबल स्पेस फॉर द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज। जो डीजनरेटेड सिनर्जिड हो जाएंगे, जब डीजनरेट कर जाएंगे तो एक सूटेबल स्पेस बन जाएगा पोलन ट्यूब के लिए, पोलन डिस्चार्ज के लिए। एंटीपोडल सेल्स। अब एंटीपोडल सेल्स के बारे में देखेंगे। दीज सेल्स लाई एट द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to 300। एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक के, और उनका नंबर वेरी करता है 1 से 300 तक। एंटीपोडल सेल्स कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड विद द एम्ब्रियो सैक न्यूट्रिशन एज साइटोप्लाज्म ऑफ द एंटीपोडल सेल इज वेरी एक्टिव एंड सो सिमिलैरिटी विद दैट ऑफ द न्यूट्रिटिव सेल। जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रिटिव सेल्स से सिमिलर होते हैं। जो कि न्यूट्रिटिव सेल्स में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वही एंटीपोडल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो माना जाता है कि एंटीपोडल सेल न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं एम्ब्रियो सैक की। इन अर्जिमोन और कुछ और प्लांट्स में भी जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो ऑस्टोरिया बनाते हैं। ऑस्टोरिया अटैचमेंट में हेल्प करता है, तो एग्जाम्पल याद रखना अर्जिमोन में। अब लास्ट बचा सेंट्रल सेल। दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड द पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सबसे बड़ा सेल होता है एम्ब्रियो सैक का, और इसमें जो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो एंडोस्पर्म बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। हैंस द सेंट्रल सेल इज आल्सो रेफर्ड एज एंडोस्पर्म मदर सेल। तो जो सेंट्रल सेल होता है उसको क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म मदर सेल। आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा इसी सेंट्रल सेल से, तो इसको एंडोस्पर्म मदर सेल बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। अब हम डायग्रामेटिकली देख लेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। इसमें हमें दिखाई दे रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है, और ये एग, तो एग प्लस सिनर्जिड्स इसको बोलते हैं एग एपरेटस। देन हमें एक सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है जो कि बीच में है, सेंटर में प्रेजेंट है। ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है एम्ब्रियो सैक का।
इसके बाद हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो इसमें न्यूक्लियस तो कितने हैं, न्यूक्लियस हैं इसमें 8 और सेल्स कितने हैं 7। तो ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, क्योंकि ये 3 सेल और 3 न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसमें इन दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे आके फ्यूज हो जाता है। तो इसमें जब भी मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस में, तो ये 3n होगा, मतलब इसमें 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो ये होता है, ये हम आगे फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। तो यहाँ तक हमें इतना ही समझना है कि कितने सेल्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे आपको डाउट है। अगर आपको डाउट है तो आप अपना डाउट भी कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।